Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikhabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. And we are on chapter number 12, that is Geographical Perspectives on some selected environmental related issues. And we've already covered water pollution, air pollution and urban waste disposal. Today we would be studying about rural-urban migration, specifically moving on to problem of slums and then land degradation. So rural-urban migration, what is rural-urban migration? We all know and we have already studied in the book The Fundamentals of Human Geography about why and how people move from one place to another. What are the pull factors, what are the push factors of people moving from one place to another. Yes, we talked about the push factors and pull factors. What are the reasons why any person is attracted to a certain place, and what are the reasons why somebody is not attracted to his or her own place. So in this rural urban migration, we would be specifically talking about people जो कि गांव में यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज में जाके मूव करते हैं. पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स. अभी जो पॉपुलेशन का फ्लो है रूरल से अर्बन एरियाज के बीच में, ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है. जैसे कि लेबर की डिमांड हो अर्बन एरियाज में, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रूरल एरियाज में, पैटर्न जो डेवलपमेंट का पैटर्न है यानी कि अर्बन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, रूरल कम डेवलप होते हैं, तो ये जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ये बहुत अनबैलेंस्ड होता है. यानी कि सेम तरीके की डेवलपमेंट दोनों जगह पे हमको देखने को नहीं मिलती है. एंड देन पॉपुलेशन इन सिटीज़ इन इंडिया, जो सिटीज़ में पॉपुलेशन है इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग. जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है. एंड लो अपॉर्चुनिटीज़, स्मॉल और मीडियम सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. जो पुअर पीपल हैं वो इन जनरल स्मॉल सिटीज़ को बाईपास कर देते हैं और फिर डायरेक्टली बड़ी सिटीज़ में, यानी कि कायदे से जो पुअर पीपल हैं दे शुड मूव फ्रॉम जो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं कायदे से, दे शुड गो टू अ प्लेस विच इज़ अ लिटिल स्मॉलर और मीडियम सिटी. बट ये क्योंकि यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जितनी एक मेजर सिटी में है, सो वंस दे डिसाइड टू मूव, वंस दे डिसाइड टू माइग्रेट, दे गो टू अ बिगर सिटी और अ वास्ट सिटी, skipping the smaller cities in between. The poor people in general bypass these small cities and directly come to the mega cities for their livelihood. A case study given below have a better understanding of the subject. अब जब case study पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि why specifically people are moving. Ramesh has been working in a contract as a welder on construction site in Talche. Talche is a region in Odisha जहाँ पे रमेश एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि आपका 2 साल का 3 साल का जितने भी साल का टर्म होगा उस बेसिस पे काम कर रहा है पिछले 2 साल से. ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ अलग अलग जगह पे मूव करता है. यानी कि इनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो जहाँ पे उसको जहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ पे ये अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को साथ साथ लेके मूव करता है. इसीलिए इसके साथ साथ सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर एंड ये सारी प्लेसेस में जा चुका है. ही रेमिट्स ₹20,000 पर ईयर टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज. रेमिट्स यानी कि भेजता है. तो जो रमेश है 20,000 रुपये हर साल अपने पापा को भेजता है जो कि अपने गांव में रहते हैं. 20,000 रुपये एवरी ईयर की बात हो रही है, नॉट एवरी मंथ. द रेमिटेंसेस हैव बीन मेनली यूज्ड फॉर डेली कंजम्पशन. और ये जो पैसे भेजता है वो डेली कंजम्पशन यानी कि डेली का सामान लेने के लिए और हेल्थ केयर के लिए, स्कूलिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है. द स्टैंडर्ड ऑफ पार्ट ऑफ अ मनी इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर. और इसी 20,000 का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए, लैंड को खरीदने के लिए, घर को बिल्डिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है. धीरे धीरे जो रमेश की फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता जा रहा है. कॉन्स्टेंटली आपको सेम अमाउंट ऑफ पैसा मिलता जाए, धीरे धीरे अगर वो अमाउंट बढ़ती जाती है तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. 15 ईयर्स अगो जो सिचुएशन था वो ऐसा नहीं था. जो फैमिली वॉज पासिंग बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी. जो उसके 3 भाई थे और जो उनकी फैमिलीज थी वो उनको तीनों को 3 एकड़ ज़मीन पे रहना पड़ रहा था, मतलब दे वर डिपेंडेंट. जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा डेट यानी कि कर्जे में डूबी हुई थी. रमेश हैड टू डिसकंटिन्यू, उसको अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ी 9th स्टैंडर्ड में. एंड ही वॉज फर्दर हार्ड प्रेस्ड व्हेन ही गॉट मैरिड. और ऊपर से एक तो इतनी प्रॉब्लम्स और थी और शादी और हो गई. Simultaneously, he was also impressed by some successful out migrations of his village who had been working in Ludhiana and supporting their families in village by sending money and some consumer goods. तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके गांव में से बाहर गए थे एंड दे वर्कड देयर
और उनकी फैमिलीज़ की जो कंडीशन थी वो इतनी बुरी नहीं थी. दे यूज्ड टू गो आउट, दे यूज्ड टू वर्क देयर, और कुछ पैसा और कुछ सामान अपने घर वालों के लिए वो वहाँ से भेजते थे. Thus, abject poverty, abject poverty का मतलब होता है absolute, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी गरीबी में. Family and perceived job promises at Ludhiana, he made to move to Punjab with his friend. वो अपने फ्रेंड के साथ पंजाब मूव कर गया. उसने वहाँ पे एक वुडन फैक्ट्री में काम किया 6 महीने के लिए, बट वहाँ पे जो रेट था वो सिर्फ 20 रुपये पर डे था. 1988 की बात हो रही है. Apart from the crisis of managing his personal expenditure from this meager income, he was also facing difficulty in assimilation to the new culture and environment. अब क्या है कि एक तो पर्सनल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस मेगर इनकम, एक तो उसे इस 20 रुपये में से खुद का ही खर्चा निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. ऊपर से नया कल्चर, नया इन्वायरमेंट, यहाँ पे सेटल होना वॉज नॉट ईजी. फिर उसने डिसाइड किया कि वो लुधियाना से मूव करके सूरत जाएगा. उसके एक फ्रेंड ने उसको गाइड किया था. उसने वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करना सीखा सूरत में. एंड आफ्टर दैट ही उसके बाद से वो अलग अलग जगह पे मूव कर रहा है सेम कॉन्ट्रैक्टर के साथ. जो तो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो गई है पहले से, बट उसको अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से दूर रहना पड़ रहा है. ही कैन नॉट शिफ्ट विद देम, वो उनके साथ शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि जॉब जो होती है एक तो वो टेम्प्रेरी है, यानी कि कभी भी खत्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, एंड ट्रांसफरेबल है, यानी कि अभी हमने देखा कि ही हैज़ बीन मूविंग फ्रॉम सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर, तालचे. तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब है. सो एक पूरी फैमिली को अपने साथ उठा उठा के कैरी करके ले जाना इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल. तो इससे हमने ये चीज़ देखी कि एक तो सबसे पहली बात, माइग्रेशन का सबसे मेजर कारण होता है आपकी गरीबी, योर पॉवर्टी. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर नेटिव एरिया, आपके एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ काम करने के लिए नहीं है. फिर हमने देखा कि स्किल्स नहीं मिलते हैं आपको अपने गांव में. फिर भी सॉल्व पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. लैंड जो रिसोर्स और ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन और रिसोर्सेज के बीच में जो बैलेंस है वो सही नहीं है. रिसोर्सेज बहुत कम है, ह्यूमन जो उस पर लोग डिपेंडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है. केस स्टडी पढ़नी है अगर आपको, तो आपको केस स्टडी के बाद यू नीड शुड अंडरस्टैंड कि केस स्टडी का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर यू टू राइट अ स्टोरी. इंग्लिश का पेपर नहीं है, दिस इज अ ज्योग्राफी एग्जामिनेशन एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट सम कॉमेंट्स आउट ऑफ इट एंड नॉट जस्ट दी स्टोरी. तो आपने क्या समझा इस पूरी स्टोरी से वो आपको लिखना है. सो इन डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर, semi-literate and the unskilled like Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs at low wages in informal sector in the urban areas. Developing countries में गरीब लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जैसे कि रमेश था, जो रूरल एरिया से लोग मूव करते हैं, वो बहुत मीनियल यानी कि बहुत लो जॉब्स करते हैं. एंड अर्बन एरियाज में सिंस जो वेजेस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, द स्पाउसेस आर लेफ्ट बिहाइंड, उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो पीछे ही रह जाती हैं रूरल एरियाज में बच्चों का, बड़ों का ध्यान रखने के लिए. दस ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है ये मेजरली डोमिनेटेड बाय मेल्स, यानी कि जनरली मेल्स मूव आउट द फैमिली leaving the females behind, and females are looking after their family, children, घर बार, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन और ओवर प्रेशर हो जाती हैं. Next, there are some facts you should be knowing. At present, 47% of the world's 6 billion population lives in cities. यानी कि पूरे वर्ल्ड में अब 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, हमारी ओवर ही हो गई होगी उससे. तो 47% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है. एंड मोर विल जॉइन इन दी नियर फ्यूचर. उसमें से ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट नहीं है बट लाइक very close to 50% people are living in the cities. The proportion is estimated to go up to 50% in 2008. तो मतलब ये पुराना डेटा है, तो अब तक पॉसिबली हो गई होगी. That will put pressure on government to make urban areas, और अगर क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे अर्बन एरियाज में तो वहाँ पे आपको उनको बेटर प्लेसेस बनाने के लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब आप देखो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, 15 साल पहले भी अगर हम लेते हैं तो जो दिल्ली सिर्फ दिल्ली था. आज के डेट में अगर आपसे बोला जाए कि आप गाजियाबाद में भी रहते हो और आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, यू विल से दिल्ली. बिकॉज जो माइग्रेशन है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली को डेवलप करने के चक्कर में आसपास के जो एरियाज हैं, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, इन सबको, फरीदाबाद, इन सबको कंबाइन, इन सबको
एसिमुलेट कर ले रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पे भी इक्वल सेम आप मेट्रो फैसिलिटीज़ देखो तो जो दिल्ली जैसे ही मेट्रो फैसिलिटीज़ गाजियाबाद नोएडा तक पहुँच गया है, दिस इज़ बिकॉज आपको एसिमुलेशन करना पड़ेगा ताकि आपकी पॉपुलेशन दूर दूर तक सेटल हो सके। जो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं उनको रहने के लिए जगह, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, एवरीथिंग दे कैन गेट वेरी ईजी। By 2050, an estimated of 2/3 of the world population, यानी कि 2/3 हिस्सा हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी, इम्पोजिंग इवन मोर प्रेशर, और इससे और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिसोर्सेज पे, सैनिटरी, हेल्थ, क्राइम प्रॉब्लम्स, अर्बन पॉवर्टी, ये सारी सिचुएशंस भी हमको फेस करनी पड़ेगी। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो अर्बन पॉपुलेशन होती है यानी कि अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो नेचुरल इंक्रीज की वजह से हो सकती है, यानी कि नेचुरली जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा हो जाता है तब। नेट इन माइग्रेशन, यानी कि जो लोग अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएं। When people move in and out, and sometimes reclassification of urban areas to encompass formerly rural population settlements, यानी कि आप जो urban area था उसकी settlement को, उसके area को अगर expand करते हो, आसपास के गाँव को भी आप उसमें assimilate कर लेते हो, इस वजह से भी उसकी population बढ़ सकती है। In India, it is estimated that after 1961, around 60% of urban growth has been attributed, and 29% of them from rural areas to urban migration. इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि 1961 के बाद से अराउंड 60% ऑफ अर्बन ग्रोथ थी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड एंड 29% देम फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो 60% जो है आपकी हुई है अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये उसका 60% का 30% इज़ बिकॉज कि जो रूरल एरिया से लोग थे वो अर्बन एरियाज में आके रहने लगे। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, यानी कि स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ी होती है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनसे क्या व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स अटैच्ड टू इट, क्यों हम स्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन और अर्बन सेंटर इज डिफाइंड इन सेटलमेंट ज्योग्राफी टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रूरल, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सम प्रीवियस चैप्टर। जो कॉन्सेप्ट है अर्बन एरियाज या फिर अर्बन सेंटर का इज डिफाइंड इन सेटलमेंट ज्योग्राफी टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रूरल, अबाउट विच जो हमने पहले जब हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देख लिया था अर्बन सेंटर्स क्या होते हैं, अर्बन एरियाज क्या होते हैं, वो कैसे रूरल एरियाज से डिफरेंट होते हैं। एंड हमने ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी पढ़ा है कि किस तरीके से अर्बन एरियाज, अब वो चैप्टर हम अभी पढ़ने वाले हैं, सो उसका चैप्टर का बाद में देखेंगे। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, दोनों ही अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का जो फंक्शंस होता है, यहाँ पे जो काम होते हैं, जो सिस्टम होता है, अर्बन एरियाज का काम जनरली सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स में होता है, रूरल एरियाज का प्राइमरी सेक्टर, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कलेक्शन का काम होता है, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और कभी कभार ऑब्वियसली अगर मैं शहर में रहती हूँ, मेरे शहर में एक फैक्ट्री है तो मुझे उसमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो मुझे रूरल एरिया से लाने पड़ेंगे। सो हमेशा दोनों रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव ऑल्सो इमर्ज्ड इनटू टू सेपरेट कल्चर। दोनों जनरली अब क्योंकि इतना समय से ये जो डिफरेंशिएट है, ये जो गैप है ये बन गया है, एक अलग ही कल्चर डेवलप हो गया है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में। इनकी सोशल लाइफ बहुत अलग होती है, पॉलिटिकल लाइफ बहुत अलग होती है, इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, पीपल डोंट स्लीप देयर। आप कभी भी घर से बाहर निकल जाओ, you will find cars, people moving from one place to another, but it is not same for rural areas or for even small cities and towns where people, lights are off, the whole city is sleeping by 10 p.m. So this is the difference of social life in a city and an urban rural area. India which has a predominance of rural population, जिसमें around काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रूरल पॉपुलेशन है, अबाउट 69% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल है। वेयर विलेजेस वर कंसिडर्ड द आइडियल रिपब्लिक्स और बाय महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था कि जो गांव होते हैं वही आइडियल रिपब्लिक्स होते हैं, यानी कि जो विलेज सिस्टम है, हमें सिटीज़ को कभी डेवलप ही नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गांव में यानी कि रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट, विलेजेस को डेवलप करना चाहिए, या फिर विलेजेस का जो सिस्टम है, जो ये पंचायत सिस्टम का आइडिया भी गांधी जी का ही था। स्टिल परफॉर्मिंग, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं ये आज भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ही देश चलते हैं। Here most of the villages exist as appendix to the core urban centers, forming its
हिंटरलैंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो यहाँ पे एग्जिस्ट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं वो कोर अर्बन सेंटर्स फॉर्मिंग इट्स हिंटरलैंड। इनमें क्या है, ये इनके आसपास कोर अर्बन सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं और यहाँ के लोग जाते हैं। दिस में गिव एन इम्प्रेशन दैट अर्बन सेंटर्स एग्जिस्ट एज अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस एंटिटीज इन अपोजिशन टू द रूरल एरियाज। इससे आपको एक गेटिंग एन आइडिया कि जो अर्बन सेंटर्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस एंटिटीज हैं, यानी कि इनमें कोई भी जितनी भी सिटीज़ होती हैं, जितने भी अर्बन एरियाज होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और ये रूरल एरिया से डिफरेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अर्बन सेंटर्स इन इंडिया आर मोर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक। ये बोल रहे हैं रूरल एरियाज के कंपैरिजन में इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंशिएशंस हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम सोशो इकोनॉमिक बात करें, पॉलिटिकल कल्चर लाइफ की बात करें, अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, एट द टॉप देर आर फार्म हाउसेज इन हाई इनकम ग्रुप लोकेलिटीज़। एकदम हम टॉप पे बात करते हैं तो लोग हैं जैसे इनके फार्म हाउसेज हैं जो एकदम बहुत रिच हैं, हाई इनकम ग्रुप है, वेरी हाई इनकम। इंडिया में दिस इज वेरी कॉमन दैट देर आर पीपल विद हाई ह्यूज इनकम एंड देर आर पीपल विद very low incomes. So high income group localities characterized by well developed urban infrastructure. Urban areas का infrastructure काफ़ी अच्छा है, बड़ी बड़ी roads हैं, street lights हैं, water facilities हैं, sanitation facilities हैं, lawns हैं घरों के बाहर, ग्रीन बेल्ट यानी कि आसपास का एरिया ग्रीन भी हो जाता है, पेड़ पौधे लगा देते हैं, पार्क्स बना देते हैं, गार्डन्स बना देते हैं, प्लेग्राउंड्स बना देते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स हैं, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी और समथिंग तो पूरी जो सोसाइटी होती है फोर्टिफाइड होती है, एंड राइट टू प्रिवेसी है, आपके घर में कोई भी घुस के कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, बैठ नहीं जाएगा। बट ऑन दी अदर एक्सट्रीम यानी कि अगर हम स्लम एरियाज यानी कि झुग्गी झोपड़ी की बात करते हैं तो क्लस्टर्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स, शैंटी यानी कि बहुत बिखरे हुए टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स के इनके मकान बने होते हैं। जनरली वो लोग रहते हैं जो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, अर्बन एरियाज में ही हैं, ये दोनों ही चीज़ें अर्बन एरियाज में ही हैं। अर्बन एरियाज के ही दो कड़वे सच हैं, एक पोर्शन वो है जहाँ जो कि एक्चुअली में अर्बन एरिया को डिफाइन करता है, अबाउट हाउ नॉट डिफाइन करता है बट दैट इज द गुड पार्ट, जो कि आपके अच्छे घर हैं, बड़े बड़े मकान हैं, लॉन्स, प्लेग्राउंड एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एंड देन देयर इज दिस slums जो भी अर्बन एरियाज का ही पार्ट हैं, बट देयर इज दिस हार्श रियलिटी दैट द पीपल लिविंग हेयर लिव्स इन शैंटी स्ट्रक्चर यानी कि काफ़ी टूटे फूटे घर बार होते हैं इनके। These are inhabited by those people who were forced to migrate from rural areas to urban areas. ये लोग वो लोग हैं जिनको फोर्स किया जाता है रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में जाने के लिए लाइवलीहुड की खोज में, बट ये प्रॉपर हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है, ज़मीन का खरीदना तो पॉसिबल ही नहीं है। दे ऑक्यूपाई इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल एंड डिग्रेडेड एरियाज। ये जनरली क्या एरियाज को ऑक्यूपाई करते हैं जो कि इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी कि जहाँ पे इन्वायरमेंट खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जनरली जो डंपिंग एरियाज हो गए या रोड्स के साइड में जो जगह होती है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लेसेस नहीं है, और वहीं पे दे स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस। स्लम्स जो होते हैं ये मतलब किसी को कोई भी नहीं रहना चाहेगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगी दैट यू हैव टू लिव इन अ स्लम और इन अ नॉर्मल हाउस, कोई नोबडी विल चूज टू लिव इन अ स्लम। कोई भी अपने चॉइस से वहाँ नहीं रहना चाहता है। डायलापेटेड हाउसेज होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वेंटिलेशन नहीं है, घर बार विंडोज़ वगैरह नहीं होती, बेसिक अमेनिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, लाइट हो गई, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो गई, ओपन डेफिकेशन करना पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम अनरेगुलेटेड है, बारिश हो जाए या फ्लड आ जाता है तो पूरी की पूरी उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम होती है, जो नालीज होती हैं वो पूरी भर जाती हैं, एंड देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियां, इलनेस होता है, सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, सोशो इन्वायरमेंटल हजार्ड जैसी प्रॉब्लम होती है। स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, ये एक अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड है, यानी कि अर्बन एरियाज को ही रिन्यू करना, उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट है
ताकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना चाहता है, जो कि स्लम एरियाज में रहते हैं. मोर ओवर मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड. मोर ओवर ये जो स्लम पॉपुलेशन है ये लो पेड हाई रिस्क प्रोन एरियाज, यानी कि लो पेड बहुत सस्ती जॉब्स, हाई रिस्क प्रोन एरियाज में रहते हैं. कॉन्सिक्वेंटली दे आर अंडर नरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज. ये अंडर नरिश्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज से प्रोन होते हैं, यानी कि खाना प्रॉपर नहीं है, डिजीजेज होती हैं इनको, एंड इलनेस बहुत सारी हो जाती है, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए. द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज़. जो पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है वो उनको ड्रग अब्यूज़ को वल्नरेबल करती है. एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी और अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि नॉट जस्ट फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, डिजीजेज, इलनेस, इसके अलावा भी देर आर सेवरल अदर प्रॉब्लम्स. एल्कोहलिज्म, शराब वगैरह, क्राइम के जो रेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अल्टीमेटली जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हैं. इससे सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, सोसाइटी से अपने आप को दे मूव आउट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करी, एंड देन वी टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन दी अर्बन एरियाज. दिस प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही अलार्मिंग प्रॉब्लम है. अगर हमने इसको जल्दी से जल्दी केटर नहीं किया, इट वुड बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. हमने देखा जब कोविड-19 आया था, द ओनली थिंग इन द इनिशियल फेजेस, हम उम्मीद कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये स्लम एरियाज तक ना पहुँचे, क्योंकि इफ़ इट रीचेज द स्लम एरियाज तो द डेथ टोल विल बी वेरी ह्यूज, बिकॉज इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं अपना इलाज कराने के लिए, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत पास पास में रह रहे हैं, तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा. So problem of slums is fact, it's a truth fact, and it has to be addressed very soon. That's it for today. If you like the session, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a very nice day.